when liquid of density rho is coming out from a pipe of area of cross section A with speed V, then thrust force on pipe will be, याद करिए रॉकेट प्रपल्सन में हमने पढ़ा है F thrust U relative dm by dt या V relative dm by dt। गैस जब निकलता है किसी रॉकेट से तो ये, अब यहां पर क्या है, मान लो पाइप से पानी बाहर आ रहा है V स्पीड से, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो डेल्टा टी टाइम में कितने दूर का पानी बाहर कूद के भाग आएगा, तो डेल्टा टी टाइम में ये जो लेंथ है V डेल्टा टी, इतने दूर का पानी भाग के बाहर आएगा। इसका जो मास dm लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, dm by dt, dm लिखते हो a इंटू वी डेल्टा टी, एरिया इंटू लेंथ, ये हो गया वॉल्यूम इंटू रो, और इसको किससे डिवाइड कर रहे हो, बाई dt, तो ये डेल्टा टी तो कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ जाता है ए वी रो। आपको ये वैसे भी याद है, ए भी होता था वॉल्यूम डी वॉल्यूम बाई dt, याद करो डी वॉल्यूम बाई dt मैं क्या लिखने को कहता था, ए भी, और इसको यदि मैं रो से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किस में बदल जाएगा, रो से यदि मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किस में बदल जाएगा, dm by dt में, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो हम लोग डेंसिटी इंटू क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डी वॉल्यूम बाई dt, तो ये आ जाता है एरो भी। ये जब एरो भी आपको दिखने लगा तो इसको ले जाके ऊपर वाले इक्वेशन में पुट अप कर दो, तो ऊपर वाले इक्वेशन में ये v स्पीड से ही बाहर आ रहा है और ये dm by dt हो गया एरो भी। तो पानी यदि बाहर आएगा तो पाइप पे थ्रस्ट किधर फील होगा, पीछे, और ये कितना लिखेंगे, रो ए वी स्क्वायर, और इसको फॉर्मूले की तरह याद रखते हैं कि कभी भी पानी यदि कहीं बाहर आता दिख रहा है तो ये बेसिक रूल फॉलो करेंगे। सर याद किसको रखना है, आपको याद रखना है ये इक्वेशन, और डायग्राम कौन सा साथ देगा, ये वाला डायग्राम। सोचो फायर फाइटर्स जो कहीं आग लगती है और आते हैं उसे बुझाने के लिए, तो उनके जो ट्रक से पाइप आया रहता है उसमें बहुत तेजी से पानी निकलता है, यदि उसको होल्ड करेंगे तो होल्ड करने पे फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं तो यदि किसी छोटे बच्चे के हाथ में पाइप देके पानी ऑन करोगे तो पाइप के साथ बच्चा भी फेंक जाएगा पीछे, क्योंकि बहुत तेज थ्रस्ट आता है, आपको होल्ड करना है उसे तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या पेज चेंज करूं, नो सर, अभी लिख रहे हैं।
आराम से नोट कर लो। जरूरी नहीं है कि इसे आप फ्लूइड डायनेमिक्स का पार्ट समझो, इसे आप वो मोमेंटम कंजर्वेशन के बाद जब पढ़ते हैं वेरिएबल मास सिस्टम, वहां का भी पार्ट इसे समझ सकते हो। किसी रॉकेट से गैस निकल के आ रहा होता था तो रॉकेट पे फोर्स लग रही होती थी, तो आपके सामने अवेलेबल होता था ये जो गैस बाहर आ रहा है, इस गैस के लिए एक तो dm/dt दिया गया रहता था, मान लो 200 kg पर सेकेंड, और एक वेलोसिटी दिया गया रहता था 100 मीटर पर सेकेंड। तो थ्रस्ट फोर्स इधर जो लगता था एफ थ्रस्ट, वो कैसे लिखते थे? एफ थ्रस्ट लिख देते थे वी रिलेटिव रॉकेट के रिस्पेक्ट में जिस स्पीड से गैस बाहर आ रही है, 100 इंटू 200, 20,000 न्यूटन, 20 किलो न्यूटन। ये हो जाता था फोर्स, थ्रस्ट फोर्स, जो रॉकेट को पुश करता था। ये अलग से आप इसे बना लेंगे तो आपको ये भी फील आ जाएगा कि रॉकेट जो है वहां भी यही आइडिया यूज कर रहे हैं, वी रिलेटिव dm/dt। dm/dt क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू डी वॉल्यूम बाई dt, और डी वॉल्यूम बाई dt क्या होता है? तो डी वॉल्यूम बाई dt होता है a इंटू बी। यूनिट से भी चेक कर सकते हो, डी वॉल्यूम बाई dt हो जाता है a इंटू बी। क्या इसे चेंज करूं पेज? आराम से लिख लो, आराम से लिख लो। और उसके बाद अच्छा, वो जो फायर फाइटर के पाइप से पानी निकल रही होगी, उसके आगे जाके खड़े हो जाओगे तो चोट लगेगा कि नहीं लगेगा? लग जाएगा सर। अरे छोड़ो उस पाइप को, पानी दे रहे हो बगीचे में, और उस पानी देते हुए पाइप के सामने में कोई दूसरा आके खड़ा हो जाए, जबकि पाइप को तुमने इस तरह रखा हुआ है कि खूब तेज पानी निकल रही है, तो सामने वाले को उससे भी चोट लगेगा। तो ध्यान रखना कि यदि यदि पाइप से निकलता है तो फोर्स तुमने पाइप पे लगते देखा, क्योंकि वहां से ये निकल रहा था, मास अलग हो रहा था। और ध्यान देना, यदि यहां पर सामने कोई ब्लॉक रखा गया होता ग्राउंड पे, या यहाँ एक वॉल होता, और बाई चांस ये जो पानी है ये निकल करके जाता वॉल पे टकराने, वॉल पे टकरा के बिखर जाता, तो ये नहीं कि बॉल जाके वापस आया, बिखर गया, तो यहां जो थ्रस्ट वॉल पे लगता वो भी यही थ्रस्ट होता। कितना? रो एरिया ए इंटू वी स्क्वायर। तो वॉल पे या तो वहां आप खड़े हो जाओ तो आप पे लगेगा ये फोर्स। ये कब? जब ये टक्कर के बाद हम यही देख रहे होते हैं, दीवार पे जाके रिबाउंड आएगा पानी, इसके चांस कम है वो बिखर जाए। तो वर्टिकल ये डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम वाला आइडिया से यही आएगा, रो ए वी स्क्वायर। तो यदि किसी पाइप के निकलने वाले पानी का फोर्स लगे किसी ब्लॉक पे और वो ब्लॉक चलने लगे, तो उसका एक्सलेशन चाहिए होगा, तो ऐसे थ्रस्ट फोर्स मिल जाएगा, फोर्स को मास से डिवाइड करिए, एक्सलेशन आ जाएगा। क्या मैं उम्मीद करूं कि यहां तक आप कंफर्टेबल हो गए? यस सर। इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये जो आपने पिछले टर्न पे देखा, किसी बर्तन में रखा हुआ था पानी, और ए नॉट एरिया का यहां
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ होल। तो ये ए नॉट, और यहां एच डेप्थ में था, ये ऊपर तक पानी भरी हुई है। तो फोर्स आएगा कि नहीं इस बर्तन पे, क्योंकि यहां पानी निकलेगा V, उसका वैल्यू आपने याद कर लिया है √2gh। तो पानी के निकलने पे क्या यहां बर्तन पे थ्रस्ट आएगा या नहीं? F थ्रस्ट ऑन कंटेनर, F थ्रस्ट ऑन कंटेनर, क्या लिखेंगे आप? फिर से वही, V स्क्वायर, रो एरिया ए नॉट इंटू V स्क्वायर। रो ए नॉट तो है ही, V के बदले फिर लिख देंगे 2gh। इसका मतलब यहां जो फोर्स लग रहा है ये कोई कांस्टेंट नहीं है। हाइट कम होती जाएगी पानी की, स्पीड बाहर निकलने वाला कम होगा तो फोर्स कम होता जाएगा। और याद करिए, आपको एक बात सिखाई थी कि यदि कैपिटल H हाइट का ये पूरा का पूरा बर्तन होता तो कहां छेद करते कि रेंज मैक्सिमम होता? सेंटर पे, मतलब हाँ, सेंटर पे, h/2। और यदि ऊपर और नीचे से बराबर डिस्टेंस पे हम छेद कर दें दीवार में तो उनका रेंज एक जैसा होगा, ऊपर और नीचे से बर्तन में। मतलब एक का डिस्टेंस h होगा टॉप से, दूसरे का h - h होगा, कैपिटल H - h। तो ऐसे दो डिस्टेंस पे जब छेद कर दें तो उनके रेंज सेम आते थे। और देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट, यदि ये बर्तन रखा होता स्मूथ सरफेस पे नहीं, हाँ स्मूथ सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे रखा होता तो क्या बर्तन का एक्सीलरेशन दिख जाता आपको? एक्सीलरेशन कितना हो जाता? F थ्रस्ट बाय मास ऑफ कंटेनर। आप देखते ये कब होता? व्हेन ग्राउंड स्मूथ, ग्राउंड इज स्मूथ। व्हेन ग्राउंड इज स्मूथ। लेकिन यदि रफ होता, व्हेन रफ, तब एक्सलेशन कैसे लिखते? तो ए हो जाता F थ्रस्ट माइनस F काइनेटिक, या F काइनेटिक अपॉन मास। बात समझ में आई या नहीं? ये किधर जाने लगता बर्तन? लेफ्ट की तरफ। तो रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर आता? राइट की तरफ। और इसमें मास वेरिएबल होगा ना? मास वेरिएबल होगा, मतलब ये एक्सलेशन वेरिएबल होगा। मास m कंटेनर प्लस m वाटर इन इट। और चूंकि ये वेरिएबल है इसीलिए ये एक्सलेशन या ये एक्सलेशन वेरिएबल होगा। और पॉइंट, यदि आप कहते हो रफ सरफेस और कहते हो कि रेस्ट, तो इसका मतलब हो जाएगा F थ्रस्ट इक्वल्स टू Fs लेस देन और इक्वल्स टू μSm। उस समय हम क्या कह देंगे? अब की कहानी क्या हो गई? ये μSm से यदि कम है थ्रस्ट तो ये स्लाइड नहीं करेगा, रुका रहेगा। अच्छा प्रैक्टिकली सोचना, यदि ऐसा है तो इसके बाद तुम चेक कर सकते हो टॉपलिंग। हो सकता है कि पानी निकलना शुरू करे और बर्तन उलट जाए। तो टॉपलिंग के लिए पहला कंडीशन होता है नो स्लाइडिंग, नो स्लाइडिंग। और दूसरा कंडीशन देखोगे F थ्रस्ट इंटू H - H, इट शुड बी ग्रेटर देन, यदि टॉपल करवाना है तो नॉर्मल, नॉर्मल इंटू, यदि ये बर्तन का बेस है B तो B/2। नॉर्मल बीच में आता देखो, और टॉपल होगा तो किसी कॉर्नर वाले पॉइंट के अबाउट, या तो O पॉइंट के अबाउट, तो वो के ही अबाउट देखोगे, अबाउट O। तो यहां नॉर्मल तो इस जगह कहीं सोचोगे, और नॉर्मल नहीं,
नॉर्मल तो उलटने लगेगा तो ओ पे चला आएगा, नॉर्मल का टॉर्क बनेगा नहीं। नॉर्मल का टॉर्क तो सपोर्ट ही कर देगा। mg का टॉर्क देखेंगे, mg का टॉर्क देखेंगे, मास इंटू मास किसका, वो पूरे कंटेनर प्लस पानी का, इंटू जी इंटू मास हो जाएगा वेट। तो ये टॉपलिंग में चला जाएगा, रोटेशन में चला जाएगा कि आपके सामने यदि कोई बर्तन है, इस पे ऐसे फोर्स लग रहा है थर्स, यहाँ पर वो पॉइंट है, यहाँ देख रहे हो फ्रिक्शन स्टैटिक, और ये उलटने वाला है, तो मान लो ऐसा एक सीन देखो, ये जस्ट उलटने की सोच रहा है ऐसे, तो उलटने वाला है तो यहाँ mg आता, देखो मास इंटू जी। तो रोकने का काम कौन करेगा, ये mg, और उल्टाने का काम करो ये। तो पहले देखते हैं नो स्लाइडिंग। तो नो स्लाइडिंग में क्या कंडीशन निकल के आएगा, एफ थ्रस्ट इक्वल्स टू एफ एस लेस देन और इक्वल्स टू म्यू एस एन। और दूसरे वाला केस में टॉपलिंग, अब ये टॉपल कर सकता है, यदि स्लाइड करने लगेगा तो टॉपल हो ही नहीं सकता। एफ थ्रस्ट का जो टॉर्क बनेगा, एफ थ्रस्ट इंटू ये जो भी डिस्टेंस दिख रहा है एच माइनस एच, क्यों, क्योंकि यदि ये एच कहा है आपने, यहां से लिक्विड निकल रहा था बी से, तो यदि ये एच माइनस एच है तो दूसरा क्या हो जाएगा, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वो जो mg का मास इंटू जी का टॉर्क बनेगा b/2, बेस जो भी है, ये यदि कह देते हैं b/2, बेस लेंथ बाई 2। तो आप टॉपल वाले कंडीशन को यहां आते देखेंगे। क्या मैं उम्मीद करूं कि ये पॉइंट भी थोड़ा सा आ रहा है समझ में? सर देखो, रोटेशन शॉर्टेस्ट से चल रहा था। एफटीएच की एच माइनस कैसे एच बोलो? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एच माइनस एच कैसे हुई एफटीएच की? हे राम, हॉरिजॉन्टल लाइन देखो तो एफ थ्रस्ट का, उससे कितना डिस्टेंस होगा ओ से, ओके जल्दी सर, बोलो। यस सर, एच माइनस। हाँ बस, फोर्स इंटू शॉर्टेज डिस्टेंस। सर ओ के ही वर्ड क्यों देख रहे हो, उल्टेगा तो उसी पॉइंट के वर्ड, प्रैक्टिकली देखो, फिजिक्स मत लगाना, प्रैक्टिकली सोचोगे तो दिखेगा। ओ के वर्ड उलटने वाला है बर्तन। पेज चेंज करूं? यस सर। आप यदि इस पॉइंट को समझ गए हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो लिख रहा हूं बोर्ड पे, ये देख लो कि ये जो पाइप है इसका शेप ऐसे होता देख रहे हैं आप। यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसमें पानी आते देख रहे हो आप, फ्लो करते देख रहे हो आप। पानी किस स्पीड से आ रहा है, वो पानी का स्पीड आपको बता दिया गया है जी। एरिया है ए। तो पानी ऐसे टकराएगा तो पाइप पे एक थ्रस्ट आते देखो, रो ए वी स्क्वायर, और यहां से पानी इधर जाएगा तो इस थ्रस्ट आएगा, किसी सिस्टम से पानी निकलता तो अपोजिट डायरेक्शन में, रो ए वी स्क्वायर, इनका नेट इफेक्ट क्या हो जाता, इधर रो ए वी स्क्वायर इंटू √2। और पाइप यदि किसी दीवार पे रहता है तो यहाँ क्लैंप वैम्प लगा देखते हो, क्योंकि इन्हीं सब फोर्सेस को वो बैलेंस करता है। और इधर फिर पानी ऐसे आया तो यहाँ धक्का लगेगा, एफ थ्रस्ट, रो ए वी स्क्वायर। और ये इधर पानी निकल करके गया तो उसके कारण इधर फोर्स लग रहा होगा इस तरफ,
जहां से सिस्टम से पानी निकला तो अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्ट आया, एफ थ्रस्ट रो ए वी स्क्वायर। तो इन दोनों को कैंसिल करोगे तो इसका भी नेट इधर आएगा, रो ए वी स्क्वायर √2, 90 डिग्री होने के कारण। तो इस पाइप पे एक रोटेशन की टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी। ओहो, मतलब सर फोर्स के बाद आप टॉर्क पढ़ाने लगे। पाइप से एक फोर्स आप लगता देख रहे हो इस तरफ, और एक फोर्स लगता देख रहे हो इस तरफ, तो इसमें रोटेशन की टेंडेंसी एक डेवलप हो जाएगी। तो केवल डायरेक्शन पूछ देता है कि रोटेशन की टेंडेंसी किस तरह का होगा, तो क्लॉकवाइज होगा। कि कंसेप्ट की तरह नोट कर लो। क्लॉकवाइज क्या है? यहां पर एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, वुडन रॉड। एक फोर्स इधर लगा दो और एक फोर्स इधर लगा दो, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ था। या क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा या रोटेट करेगा? रोटेट करेगा, कि किस तरह रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यार क्लॉकवाइज का तो वही हो मतलब होगा ना भाई। टॉर्क होगा तो रोटेशन होगा, रोटेशन होगा तो किस तरह का रोटेशन की टेंडेंसी है ये पूछेगा, उसका डायरेक्शन बोल दो। यदि नहीं रोटेट हो ये पाइप तो क्या करना पड़ेगा, क्लैंप लगा के दीवार पे फिक्स करना पड़ेगा या ग्राउंड पे फिक्स करना पड़ेगा। यदि फ्री है तो रोटेट करने की टेंडेंसी है। ये बात समझ में आ गई? पेज चेंज करूं? नो सर, एक मिनट। अच्छा आराम से लिखो, कोई जल्दी। फ्लूइड का फील आने लगे तो मैं पढ़ा रहा हूं 2 ही या 4 ही घंटे में, वो इंपॉर्टेंट आवर्स नहीं है। आवर्स इंपॉर्टेंट है आइडिया। यदि आइडिया आपके पास है तो 400 घंटे पढ़ के भी यही आइडिया कलेक्ट होगा। और यदि ये आइडिया है आप 100% क्वेश्चन सारे सही करेंगे। और यदि आपने 400 घंटे लगा दिए, ये आइडिया आपके पास नहीं है तो भी बेकार है। विजुलाइज करो कि पानी कहीं जुड़ेगा, पानी कहीं से निकलेगा, दोनों तरह से थ्रस्ट आएगा। रॉकेट से गैस निकलता है तो थ्रस्ट ऊपर, यदि किसी सिस्टम में मास जुड़ेगा तो भी थ्रस्ट आएगा। वो मास जिस डायरेक्शन में आके जुड़ा है उसी डायरेक्शन। हो गया सर। लिख लिया पिछला पेज? नोट कर लिए आप लोग? यस सर। यहाँ एक इंटरेस्टिंग इवेंट है। ध्यान दीजिएगा कि जब कोई बहुत अच्छा फुटबॉलर किक करता है फुटबॉल को, या टेनिस प्लेयर बॉल को हिट करता है, या क्रिकेट खेलने वाला बॉल को टॉप स्पिन करता है, तो बॉल का जो एक नेचुरल आपने प्रोजेक्टाइल मोशन आज तक देखा है उससे उसका बिहेवियर बदल जाता है। और ये बदलाव मैग्नस इफेक्ट से समझा जा सकता है। ध्यान से देखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया। एक बॉल को हम थ्रो करें, केवल ट्रांसलेशन, तो वो ऐसे जा, मतलब प्रोजेक्टाइल का पाथ फॉलो करेगा, ऐसे गिरेगा। क्यों? क्योंकि इस पर केवल और केवल क्या लग रहा होगा, mg। लेकिन यदि
दूसरा इवेंट देखते हैं, टॉप स्पिन। बॉल को टॉप स्पिन कब कहते हैं? जब बॉल को ऐसे रोटेट कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, कि उसके टॉप वाला हिस्सा उधर ही जाता दिखे जिधर बॉल ट्रांसलेट कर रहा है। तो ये टॉप स्पिन कहलाता है। इसकी खासियत ध्यान से देखना, जब हवा को चीरता हुआ ये बॉल आगे जाएगा तो ऐसा बिहेवियर होगा जैसे एयर का स्ट्रीम इस बॉल के ऐसे जा रहा है, एयर का स्ट्रीम इस बॉल को ऐसे जाते हुए देख रहे हो आप। और ये जो एयर का स्ट्रीम होगा, आप यदि कार में बैठ के कहीं जाते हो, खिड़की खोल के हाथ बाहर करते हो, तो हाथ पे ऐसा लगता है ना कि हवाएं आपके अपोजिट हाथ पे आ रही है। कोई झंडा लेके खिड़की के बाहर निकालोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लटर करते दिखेगा। हवाओं के पास स्पीड कहां से आ गई ना, कोई तूफान नहीं आया हुआ है, आपकी कार अच्छी स्पीड से जा रही है, तो कार के रेस्पेक्ट में ऐसा लग रहा है हवाएं पीछे जा रही हैं। तो फील करो इन हवाओं को। तो हवाओं का स्पीड क्या हो जाएगा बॉल के रेस्पेक्ट में? कुछ भी भेरो तुक्का। तो आप कहो कि सर ये हवाओं का स्पीड तो वैसे विथ रिस्पेक्ट टू बॉल हमें जो दिखेगा वो भी दिखने लगेगा विथ रिस्पेक्ट टू बॉल। ये विथ रिस्पेक्ट टू बॉल देख रहे हैं विंड स्पीड। तो यहां बीच में लिख के कहीं आपका कंफ्यूजन ना बढ़े, एरो एरो ना इसे समझ लें, मैं हटा लेता हूं, केवल डायग्राम एयर स्ट्रीम का रहने देता हूं। ये आप देख रहे हैं, ये सारे देख रहे हैं एयर स्ट्रीम v, ये है वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू बॉल। लेकिन वो तो इन जनरल आप कहेंगे, वो यहां नहीं दिखाकर मैं एयर स्ट्रीम आपको दिखा रहा हूं इस जगह, और यहां पर ये भी के बारे में समझा रहा हूं। ये एयर स्ट्रीम किधर जाते दिख रहे हो आप? ऐसे। अब देखते हैं क्रिकेटर्स बॉल को घिसते रहते हैं मैच में, और उसके लिए उन पर फाइन हो जाता है यदि कैमरा ने कैच कर लिया उनके उस एक्टिविटी को, कि पता चला कि वो सैंड पेपर लेके घिस डाला बॉल, क्या हो जाएगा? रफ। रफ के बाद क्या होगा? ध्यान से सुनिए, यदि ये बॉल का ऊपर वाला सरफेस रफ होता तो ये एयर के जो स्ट्रीम है उसके इफेक्टिव स्पीड क्या कर देता? उसे कम कर देता। क्यों? क्योंकि ये भी से तो जा रहा था और ओमेगा आर उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर इफेक्टिव स्पीड हो जाता एयर स्ट्रीम का, वी इफेक्टिव हो जाता v माइनस ओमेगा, और नीचे एयर का इफेक्टिव स्पीड हो जाता v इफेक्टिव v प्लस ओमेगा आर। क्यों? फील करो, ये एयर तो ऐसे जा रहा है और बॉल का ऊपरी सिरा उसे रोक रहा है, और रफ है तो रोकेगा, पूरा इफेक्ट देगा रोकने का। तो भी इफेक्टिव हमने देखा, ऊपर वाला जो स्ट्रीम का बॉल के जस्ट ऊपर वाला पार्ट होगा वहां पर कितना? तो भी माइनस ओमेगा आर इफेक्टिव दिख रहा है। मुझे ये बताओ, बॉल का थिकनेस तो बहुत कम है, तो स्पीड कहां ज्यादा हो गया, ऊपर या नीचे? बॉल के रेस्पेक्ट में जो एयर स्ट्रीम है उसका स्पीड कहां ज्यादा दिख रहा है, ऊपर या नीचे? तो ध्यान दीजिए ना, आपके पास क्या कंसेप्ट था? बर्नौलीज थ्योरम। when 2 points are in same level, तो P प्लस
हाफ रो वी स्क्वायर क्या कर देते थे, कांस्टेंट। तो ध्यान से देखना, वी अपर इज लेस देन वी लोअर। तो पी अपर इज ग्रेटर देन वी पी लोअर। मतलब क्या हो गया, ऊपर में जो है प्रेशर क्या हो गया, ऊपर में प्रेशर हो गया, ज्यादा। वेलोसिटी कम होने से प्रेशर हो गया ज्यादा, और नीचे हो गया कम। तो बॉल पर एक तो mg देख रहे थे आप, बॉल पर एक तो आप mg देख रहे थे, लेकिन mg के अलावा यहां और कौन आ गया, mg के अलावा देखो कौन आ गया। एक फोर्स तो आपका ये आया, ऊपर से नीचे लगने वाला पी अपर इंटू ए, और नीचे से ऊपर लगने वाला पी लोअर इंटू ए। अब इसमें डोमिनेट कौन कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा ऊपर वाला, प्रेशर ज्यादा है नीचे। तो ये टॉप स्पिन में क्या होता है कि यदि ये बॉल ऐसे घूम भी रहा होता तो एक फोर्स और आ जाता, और ये डेल्टा पी इंटू ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं ये वाला, इक्वेटर बना दो बॉल का जैसा। तो इधर से इधर जो लग रहा है फोर्स, इधर जो इधर लग रहा है, उनका नेट क्या हो जाता, ये डोमिनेट करने लगता। सर प्रेशर का डायरेक्शन, नहीं, प्रेशर का कोई डायरेक्शन नहीं होता, उसका फोर्स जो बनता है, जो एरिया चुनते हो उसके परपेंडिकुलर, तो बॉल के नीचे की तरफ वाला डोमिनेट कर जाता। ये P1 और ये P2 जो दिख रहा है, ये P1 है P2 इंटू ए। तो जिसके कारण बॉल झटके से नीचे आ जाएगा, केवल ग्रेविटी नहीं हुआ, रोटेशन के कारण एक्स्ट्रा फोर्स एक आ गया, जिसके कारण ये पाथ जो है इसका, वो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के बजाय जो जनरली हम लाइफ में एक्सपेक्ट करते हैं उससे अलग बिहेव करेगा। ये बॉल टॉप स्पिन अचानक से नीचे आ जाएगा, बहुत तेजी से वो वर्टिकल डाउन मूव करेगा, और जो सामने वाला खिलाड़ी है वो कंफ्यूज हो जाएगा, अरे यार इतने जल्दी नीचे आ गया। और ये डिपेंड करेगा ओमेगा आर कितना ज्यादा है। तो इसी के टेनिस खेलने वाले प्रैक्टिस करते हैं, फुटबॉलर प्रैक्टिस करते हैं, टेबल टेनिस खेलने वाले कोई भी बॉल, इवन देखना ना, वो जो गोल्फ वाला बॉल होता है उसके ऊपर वो गड्ढे गड्ढे से बना दिए गए रहते हैं, क्यों, जिससे कि वो एयर को ज्यादा रेसिस्ट करे, जिससे कि प्रेशर वेलोसिटी ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो, प्रेशर डिफरेंस ज्यादा क्रिएट हो, और उसमें टॉप स्पिन के बजाय इसके अपोजिट रोटेशन देगा। इसके अपोजिट देगा तो क्या होगा, नीचे से ऊपर वाला फोर्स बढ़ जाएगा और वो ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा, ज्यादा ऊंचाई ग्रेविटी के अपोजिट एक फोर्स आ गया उसके कारण, और वो ज्यादा डिस्टेंस भी कवर कर पाएगा। तो मैग्नस इफेक्ट कहां देख रहे हैं, तो बॉल के ट्रांसलेशन के साथ यदि रोटेशन इन्वॉल्व कर दिया जाए तो हम लोग कॉन्फिडेंट हो जाइए, एक इफेक्ट फील करेंगे, दैट इज मैग्नस इफेक्ट, जिसमें बॉल का जो नेचुरल एक एमजी के कारण मोशन होता है उससे अलग उसका कुछ बिहेवियर दिखेगा। क्योंकि बॉल हॉरिजॉन्टल रास्ते में जाते हुए ऊपर चला जाए तो आप चौंक जाओगे, ऐसा कैसे हो गया, तो मैग्नस इफेक्ट से पॉसिबल है। बॉल हॉरिजॉन्टली थ्रो करोगे छत से और वो छत के लेवल से और ऊपर चला जाए, ऐसा तो इमेजिनेशन आज तक के मैकेनिक्स में पॉसिबल नहीं था, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स में मैग्नस इफेक्ट से पॉसिबल है। यदि रोटेशन इस तरह का दिया गया, ऊपर का प्रेशर जो है कम हो गया, नीचे का ज्यादा, तो वो धकेल दे सकता है बॉल को ऊपर की तरफ। आपने थ्रो किया था हॉरिजॉन्टल और रोटेशन के कारण उसमें एक मैग्नस इफेक्ट से फोर्स लगेगा और वो ऊपर शिफ्ट हो जा सकता है। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन, यहां तक आ गए? जिन लोगों के ये लगता है थोड़ा थोड़ा समझ में आया वो हैंड राइज करें प्लीज।
बहुत बढ़िया। यश अग्रवाल, समझ में तो आ गया होगा ना बालक? थोड़ा कम आया है सर, ये ज्यादा पता नहीं। वही नहीं, तुझे मुझे ये बताओ कि तुम्हारी कार जा रही है 60 किलोमीटर के स्पीड से ईस्ट की तरफ। आज मौसम बड़ा सुहावना है, हवाएं नहीं चल रही थी और तुमने कार स्टार्ट की, घूमने निकल गए, कार की स्पीड केवल 60 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की तरफ। तो क्या खिड़की के बाहर हवाएं आराम से बैठी होंगी टेबल कुर्सी लगा के, या वो चलती हुई फील आएंगी? चलती हुई फील आएगी सर। कितने स्पीड से? 60 किलोमीटर से। पक्का ना? यस सर। तो यहां उसी तरह जब बॉल जा रही है राइट की तरफ, तो ये हवाएं किधर जा रही होंगी? लेफ्ट की तरफ। ये फील आ गया पक्का? यस सर। यदि बॉल रोटेट नहीं करता तो ऊपर भी 60 किलोमीटर पर आवर हवा की स्पीड होती है और नीचे भी 60 किलोमीटर पर आवर, यदि बॉल की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर तो। यस सर। अब तुमने बॉल को रोटेट कर दिया, अब मैग्नेस इफेक्ट काम करेगा। तुमने बॉल को कैसा रोटेट किया है? तुम्हारे आंखों के सामने में क्लॉकवाइज। तो टॉप स्पिन मतलब टॉप वाला पार्टिकल वैसा मूव करेगा बॉल का जिधर बॉल जा रही है, ट्रांसलेट कर रही है। तो बॉल के घूमने के कारण क्या वो हवाओं के जाने के रास्ते में क्या अवरोध नहीं उत्पन्न करेगा, रेजिस्ट नहीं करेगा, रोकेगा नहीं उसे? करेगा सर। तो रोकेगा तो ऊपर वाले का स्पीड क्या हो जाना चाहिए एयर के स्ट्रीम का, ज्यादा या कम? कम हो जाएगा। और नीचे वाले उसी तरह सोच करके देखो, नीचे वाले स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा, कम या ज्यादा? बढ़ जाएगा। बर्नौली का थ्योरम क्या कहता है कि दो लगभग एक ही जैसे ऊंचाई में जब पॉइंट हो तो प्रेशर और वेलोसिटी के स्क्वायर हाफ रो के साथ जो कांस्टेंट सम है वो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? कांस्टेंट होगा। कहां पर वेलोसिटी ज्यादा है नीचे। तो वहां प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो तुम हवा में सुपरमैन की तरह मान लो उड़ रहे हो, तुम्हारे नीचे का प्रेशर जो है वो कम है एयर का, और ऊपर का प्रेशर ज्यादा है एयर का, तो तुम किधर फोर्स फील करोगे? नीचे की तरफ। ये बॉल भी नीचे फोर्स फील कर रहा है, तो इसमें दुख करने वाली तो कोई बात नहीं है। ओके सर। अब भी नहीं दिखा? देख गया सर। पक्का? यस सर। तो इस फोर्स से क्या क्या हो सकता है? इसी का रोटेशन मैं अपोजिट कर दूंगा तो ऊपर की तरफ वाला फोर्स बढ़ जाएगा, तो बॉल ऊपर थोड़ा सा झटके से भाग सकता है। यदि इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो झटके से नीचे आ सकता है, क्योंकि एमजी को एक सपोर्ट मिल गया इस प्रेशर डिफरेंस के कारण बनने वाले फोर्स का। क्या ये बात समझ में आई? यस सर आ गई। बहुत बढ़िया। बचपन में कहा जाता था कि रेलवे स्टेशन पे गए तो रेल के किसी स्टेशन पे रेल जब आ रही हो, ट्रेन आ रही हो, तो बहुत नजदीक किनारे जाके मत खड़े होना पटरियों के, रेल के प्लेटफॉर्म पे थोड़ा दूर हट लेना। तो तुम्हें ऐसा लगता होगा कि कोई ट्रेन वाला खींच के मुझे चढ़ा लेगा ऊपर और भाग जाएगा, मुझे तो घर का पता भी याद नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। जब तुम ट्रेन के बहुत नजदीक खड़े हो और कोई ऐसी ट्रेन गुजरे जो वहां नहीं रुकने वाली है, तो क्या होगा? फील करो कि ट्रेन के गुजरने से उसके बगल वाला का इस ट्रेन के वाला पहुंच जाए, और तुम खड़े हो पीछे एयर स्टैग्नेंट सर है, आपकी वहां आवाज वेलोसिटी कम होने से प्रेशर हो जाएगा ज्यादा, और तुम्हारे सामने ट्रेन और तुम्हारे बीच में वेलोसिटी ज्यादा होने से प्रेशर हो जाएगा कम। तो तुम्हें ऐसा लगेगा किसी ने ट्रेन पे धकेल दिया, जबकि किसी ने नहीं धकेला। मैग्नस इफेक्ट। यहां मैग्नस इफेक्ट नहीं कह सकते हो तो इफेक्ट बर्नौलीज थ्योरम कहो। मैग्नस इफेक्ट जनरली बॉल के केस में रोटेशन के साथ यूज में लेते हैं। यहां ट्रेन जब जा रही थी तो आप रोटेट तो कर नहीं रहे थे, आपके आगे और पीछे वाले एयर का डिफरेंस जो हुआ प्रेशर का, उसके कारण आपको ऐसा लगा कि किसी ने आपको धकेल दिया। धकेलने के बाद कहां गए ये समझ में तो आ ही रहा होगा। इसीलिए कहा बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ट्रेन आ रही हो किसी प्लेटफॉर्म पे तो थोड़ा दूर हट के खड़े हो जाओ कि ये बर्नौली थ्योरम के कारण कहीं ट्रेन से टकरा ना जाओ। बात समझ में आई सबके? और ये इफेक्ट फाइटर प्लेन्स के बीच भी वैलिड होता है। यदि मतलब ये बर्नौलीज थ्योरम, यदि दो फाइटर प्लेन बड़े नजदीक आ जाते हैं एक ही डायरेक्शन में जाते हुए तो उनमें एक टकराने की टेंडेंसी आ जाती है। क्यों? क्योंकि
वो जो साइड वाला एयर, बीच वाले एयर, उनमें जो वेलोसिटी का डिफरेंस होता है, उनमें प्रेशर का डिफरेंस होता है, उसके कारण वो टकराने लगते हैं। उनको थोड़ा सा राइट वार्ड, मतलब बाहर की तरफ, अपने को दो पैरेलल ट्रैक पे चल रहे हैं, लेकिन एक फोर्स लगाते होंगे जिससे कि वो बाहर जैसा उनको रोक के रखें, कि बाहर वाला एक टेंडेंसी जनरेट रहे, क्योंकि उनको वो बर्नौलीज थ्योरम के कारण आपस में टकराने के चांस बहुत ज्यादा है। और ये इवेंट वैलिड होता है जब दो शिप चल रहे हो बहुत नजदीक पैरेलल ट्रैक पे, वहां भी ऐसी घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। तो वहां भी बाहर की तरफ, जिस रास्ते पे जा रहे हो उससे बाहर की तरफ एक फोर्स लगा, इंजन जनरेट करता रहता है जिससे कि वो पैरेलल चल सके। ये सारा बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड है कहानी। यहां पर थ्रस्ट फोर्स वाला जो आइडिया था उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके इस डायग्राम को देख लीजिए, मे बी आपके अभी कल क्वेश्चन में दिखा भी हो, कि यदि यहां से ये ए और यहां से पानी v स्पीड से निकल रहा है, ये भी एरिया है, यहां से v स्पीड से निकल रहा है, और ये थीटा, तो यहां पर थ्रस्ट आएगा। कौन सा थ्रस्ट आएगा? लिक्विड के निकलने पे इधर एक थ्रस्ट आया, इधर एक थ्रस्ट आया। ये थ्रस्ट क्या लिखोगे? एफ थ्रस्ट रो ए वी स्क्वायर। इधर क्या थ्रस्ट लिख दोगे? एफ थ्रस्ट रो ए वी स्क्वायर। तो इनका जो एंगल होगा वो तो वही रहेगा, तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा एफ थ्रस्ट नेट। ये कैसे लिखोगे? तो ये लिखते हैं, याद करो, ये लिखते थे अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस थीटा से। क्या ये आइडिया भी समझ में आ गया? यस सर। तो यदि कभी कहीं, उसी तरह ध्यान देना, यदि कभी तुम देख रहे हो प्लेन को, यदि कभी देख रहे हो किसी एरोप्लेन को जाते हुए, भाई तो ऐसा ही देखिए बना पाया, तो आप इस प्लेन को जाते देख रहे हो और आपसे कहा जाए कि ऊपर जो हवाएं जा रही हैं, ऊपर जो हवाएं जा रही हैं उसका स्पीड v1, और नीचे जो हवाओं की स्ट्रीम है इसका स्पीड v2। तो इस पे जो थ्रस्ट फोर्स आप लिखना चाहोगे तो ध्यान से देखो, ऊपर प्रेशर P1, नीचे प्रेशर P2। तो ये एयर एयर की स्ट्रीम है, एयर एयर, और ये प्लेन इधर जा रहा था, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। यदि ऐसा प्रेशर ऐसा कभी हो जाए, प्लेन के ऊपर और नीचे एयर का स्पीड में अंतर, तो आप क्या लिखोगे? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो यदि यदि ऊपर वाला स्पीड कम हो तो, या ऊपर वाला स्पीड ज्यादा हो तो दो केसेस बनेंगे। मान लेते हैं V2 जो है, यदि कोई एक कम है तो P1 माइनस P2 क्या हो जाएगा? हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर। ये आ गया डेल्टा P, और डेल्टा P आ गया तो डेल्टा P इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेन, एक ये फोर्स बनेगा। और ये यदि P1 ज्यादा है, ये फोर्स किस तरफ दिख रहा होगा? नीचे की तरफ। ये बर्नौलीज थ्योरम से आने वाला फोर्स, ये भी आपके पास क्वेश्चन रहा होगा। क्या ये आइडिया समझ में आया? प्लेन पे भी ऐसे लग सकते हैं फोर्स। यस सर। यदि एयर के स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, उनका डायरेक्शन क्या हुआ रहता है, उससे भी हम एयर के ऊपर मोमेंटम चेंज देख लें। मोमेंटम चेंज का वेक्टोरियल डायरेक्शन इधर होगा, उधर एयर पे फोर्स लगा, न्यूटन थर्ड लॉ से उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा, जिस ऑब्जेक्ट के कारण एयर का डायरेक्शन बदला होगा। तो इस न्यूटन थर्ड लॉ कहीं ना कहीं इसके साथ हम मिक्स कर लेते हैं, क्वेश्चन के साथ दिखेगा। तो मुझे उम्मीद है ये थ्रस्ट फोर्स, थोड़ा सा फोर्स का आइडिया अब आपका, और मैग्नस इफेक्ट का भी थोड़ा और ब्रॉड हुआ होगा, उम्मीद करूं। यस सर। यस। यहां ध्यान दे देना कि एक कंसेप्ट आता है कि यदि अलग अलग तरह के लिक्विड कुछ रखे गए हों,
रो 1 डेंसिटी वाले H1, रो 2 डेंसिटी वाले H2, ये रो नॉट डेंसिटी वाला यहां मान लो कह देता हूं H, ये नीचे कहीं ना कहीं ले लेता हूं H3, यहां ले लेता हूं H3। अब ये देखना एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, मैं कुछ पॉइंट चुन रहा हूं यहां और यहां, इससे नंबर दिया 1 और इससे नंबर दिया 2। एक मैं यहां लिख रहा हूं 3 4, एक मैं यहां लिख रहा हूं 5 6, और आपसे कहता हूं कि 1 और 2 वाले प्रेशर के बारे में, 5 और 6 के प्रेशर के बारे में एक ही लेवल में है, 3 और 4 के प्रेशर के बारे में, 1 और 2 के प्रेशर के बारे में कुछ कमेंट करो। तो आपको याद आएगा कि सर आपने कहा था एक ही लेवल में प्रेशर सेम होता है, तो मैं कहूंगा कि हाँ, लेकिन पर उसके साथ एक शर्त है। P5 और P6 में लिक्विड अलग अलग। हाँ, मीडियम डिफरेंट है ना। when same liquid is used, then only P will same in same level। ये एक बहुत बढ़िया ट्रिकी आइडिया है जो जनरली हम कई बार मिस कर जाते हैं, और इनको विजुअलाइज करने के लिए जो मैं आपको कहता हूं वो इसे देखो। यहां पर आप एक ट्यूब एनालाइज करो, लिक्विड का इमेजिनरी ट्यूब, इमेजिनरी लिक्विड ट्यूब, इस पे लेफ्ट से राइट कौन सा फोर्स लगेगा, P1A, और इस पे राइट से लेफ्ट कौन सा लगेगा, P2A। तो लिक्विड ट्यूब जो है इज एट रेस्ट, तो P1A किसके बराबर हो जाएगा, P2A। इवन लिक्विड है डिफरेंट डेंसिटीज, ये ध्यान रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल जो बेस पर आप देखेंगे, भले ही अलग तरह के लिक्विड हम भर दें, ऐसा कुछ बैलेंस बना ले, तब भी ये बराबर होगा। ये न्यूटन के मैकेनिक्स वाले आइडिया से ये बराबर होंगे ही होंगे, यहां डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं। अब गौर करो कि मैं यदि आता हूं कहां तक, इससे ऊपर बढ़ता हूं, एक ही लेवल में ये है, इससे मैं ऊपर बढ़ करके आया मान लो y, और इससे मैं ऊपर निकल करके आया दूसरों तरफ y, तो P3 कैसे लिखूंगा मैं, P3 लिखूंगा P1 जो भी है और उसमें से रो नॉट जी वाई, P1 जो भी है उसमें से कम करो, नीचे जाते हैं बढ़ाते हैं, ऊपर जाएंगे कम करेंगे, जो डेंसिटी है जो G इंटू वाई। उसी तरह P4 क्या कहेंगे, P1 माइनस रो नॉट जी वाई, और अब हम कह सकते हैं कि ये सॉरी P1 ये नहीं 2, सिंस P1 equals to P2 now implies that P3 equals to P4 due to same liquid in both are, due to same liquid
इन बोथ आर्म। यदि किसी एक आर्म में रो 1 लिक्विड होता, दूसरे में रो 2 होता, तो फिर ये एक हाइट ऊपर जाने के बावजूद भी प्रेशर सेम नहीं लेते। और अभी सेम हो गया क्योंकि दोनों आर्म में एक जैसा लिक्विड था। एक ही जैसा लिक्विड था तो ये कहानी तो ठीक, लेकिन अब 5 और 6 के बारे में सोचो। यदि इसी तरह आप लिखने की सोच रहे हो 5 के बारे में, तो ध्यान से देखिए तो P5 क्या लिखेंगे? अरे P5 कैसे लिखेंगे? तो P5 लिखेंगे P3 माइनस P3 माइनस रो P3 माइनस रो जी, साथ में यहां से यहां तक ये कह देते हैं जेड। प्लस जेड। तो आपका हो जाएगा रो 2 जी जेड, और P6 कितना हो जाएगा? P4 माइनस रो नॉट जी जेड। यहां भी जेड डिस्टेंस ऊपर आए, लेकिन एक तरफ है रो 2 और दूसरे तरफ है रो नॉट, तो P5 और P6 बराबर नहीं दिखेगा। ये डिटेल एनालिसिस है, और नहीं तो कंसेप्ट किनारे में है, उन्हें सीधे याद रखिए। सर ने कहा था लिक्विड बदल गया है, अब मुझे प्रेशर बदल देना है। सेम लिक्विड कॉलम है जब तक, तब तक प्रेशर बराबर एक ही लेवल में। और यदि कोई आपको लिखने के लिए कहे 1 वाला बता दो, P0 प्लस रो 1 GH1 प्लस रो 2 GH2 प्लस रो नॉट GH3 करके पहुंच जाएंगे। यदि कोई 2 वाला लिखने को कहे तो लिख दूंगा P0 प्लस रो नॉट G कैपिटल H, और उन दोनों को बराबर कर सकते हैं। इससे रो 1 रो 2 रो नॉट में एक रिलेशन आ सकता है चाहो, क्योंकि बेस के 2 पॉइंट पे तो बराबर होगा, और उसके पीछे का लॉजिक बनेगा ये। यदि कंटेनर एक्सेलरेटेड नहीं है, रेस्ट पे है पूरा सिस्टम, तो एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट ध्यान रखिए कि जब कोई लिक्विड किसी कंटेनर में हो और कंटेनर रखा हुआ हो किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में, तो आप ऐसे केस में जब प्रेशर के बारे में बात करेंगे तो यहां पर है P0, और यदि H डेप्थ में आप प्रेशर 1 पॉइंट पे लिखेंगे तो P1 क्या लिखेंगे? P0 जो एटमॉस्फेयर का है प्लस रो जी इफेक्टिव H, रो जी H नहीं। और यहां जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? P0 प्लस रो जी प्लस ए। सर मुझे इफेक्टिव नहीं समझ में आता, धीरे धीरे आ जाएगा। काइनेमेटिक्स एनएलएम के कुछ लेक्चर्स फिर रिवाइज कर लो, रिकॉर्डिंग तो है आपके पास। ध्यान से सोचो ना, आप खुद होते लिफ्ट में तो mg नीचे लगता, एम ए स्यूडो फोर्स नीचे लगता लिफ्ट के फ्रेम में, तो टोटल हो जाता है mg प्लस ma, mg प्लस a, g प्लस a को mg इफेक्टिव कहते हैं, g इफेक्टिव हो जाता g प्लस a। मतलब उस बर्तन में अब यदि प्रेशर के डिफरेंस के बारे में सोच रहे हैं, ये जी इफेक्टिव का आप हेल्प लो। क्या ये डायग्राम बना लिया? एक मिनट से
हो गया सर। एक और आइडिया ध्यान रखिए कि मान लो ये बर्तन है और इस बर्तन में, स्फेरिकल बर्तन में पानी भरा हुआ था एयर से। ये आर, ये आर, ग्रेविटी। आपने क्या किया, इस बर्तन को एक्सलरेट कर दिया। तो एक्सलरेट कर दिया जी से। तो अब आपको क्या लगता है, क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे रहेगा पानी का, या कुछ चेंज होने वाला है? चेंज हो जाएगा सर। कितना इंक्लाइंड हो जाएगा? थीटा। थीटा कितना? ए बाई जी, A by G. दैट इज जी बाई जी, दैट इज 145 डिग्री। अब यदि कोई कहे इस बर्तन में मैक्सिमम प्रेशर कहां दिखेगा आपको, बताइए, और मिनिमम प्रेशर कहां दिखेगा? तो अब प्रेशर की कहानी लेफ्ट में इस, कॉर्नर में। हाँ, ये जी इफेक्टिव वाला जो लाइन है, इस लाइन के अलोंग देखना। यहां पर P जो होगा वो मिनिमम, और यहां जो इस पॉइंट पे दिखेगा P, दैट इज मैक्सिमम। क्या ये विजुअलाइज होना शुरू हुआ? क्योंकि यस यहां पर सर। G के बदले कौन मौजूद है? यहां पर G के बदले कौन मौजूद है? G इफेक्ट। इफेक्टिव। ये हो जाएगा। तो यदि मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस लिखेंगे, P मैक्सिमम और P मिनिमम का डिफरेंस लिखेंगे, तो ध्यान से देखिए, रो जी इफेक्टिव इंटू आर, क्योंकि यहां आर डिस्टेंस ही तो है इन दोनों के बीच। तो रो जी इफेक्टिव इंटू एच लिखेंगे आप, और एच के बदले यहां कौन सा देखा जाएगा? इसी के अलोंग लेंथ, इस जी इफेक्टिव के अलोंग लेंथ। तो ये हो जाएगा रो G√2 इंटू आर। तो मैं उम्मीद करूं कि थोड़ा थोड़ा जो है ये दिखने लगा। बॉयंट फोर्स भी इसी के अलॉन्ग होगा ना, इस लाइन के अलॉन्ग। अब जो आप प्रेशर की बात करते हो, तो क्या उसमें कोई डायरेक्शन होता है बालक? नो सर। तो फिर क्यों सोच रहे हो? ये मत सोचो, G√2 कहाँ से आया? फिर से बोलो। अच्छा, G√2 रिजल्टेंट है ना? कौन सा यार? जी इफेक्टिव रिजल्टेंट है। ठीक है सर। जी इफेक्टिव है, रिजल्टेंट वो ए और जी का √a² प्लस G², 90 डिग्री होने के कारण G√2, ए भी जी है। इस लाइन के अलोंग तुम देखोगे मैक्सिमम मिनिमम, मतलब जितना ज्यादा दूर जा सको। तो इस बर्तन में आर से ज्यादा दूर तो जाना पॉसिबल ही नहीं था, तो मैक्सिमम मिनिमम का आइडिया मिल गया। यहां पर यदि कोई एयर बबल होता, तो एयर बबल किस लाइन पे भागते दिखता? इसी लाइन। हाँ, शानदार जवाब, कि यदि यहां एयर बबल होता तो उस पे बायंसी का डायरेक्शन किधर होता? अपोजिट टू जी इफेक्टिव। याद करवाया है आपको। तो इसीलिए लाइन ऑफ मोशन हो जाता अपोजिट टू जी इफेक्टिव डायरेक्शन होता है। तो एयर बबल का लाइन ऑफ मोशन हो जाता इसी जी इफेक्टिव वाले लाइन के अपोजिट। तो ट्रिकी होता है क्वेश्चन। क्या मैं चेंज करूं पेज?
संदीप, संदीप इसको लगाना ना नीचे, डिस्चार्ज हो रहा है। थैंक यू। आप यदि चेक करिए, इन फोर्सेस को समझ गए हैं, तो फ्लूइड के स्टैटिक्स डायनामिक्स के क्वेश्चन आपसे बनेंगे बड़े आराम से, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। एक टर्म कभी कभी दिख जाता है, सेंटर ऑफ बायंसी, या कभी कभी सी भी कह देते हैं, और ये डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ submerged part of object where net force of buoyancy is assumed to be active, या buoyancy is present। और assumed to be active। सोचो, एक एक लकड़ी का रॉड है, और उस लकड़ी के रॉड को क्या किया हमने, एक बर्तन में पानी भरा हुआ था, उसमें रखा, और खास क्या था, वो अपने एंड पॉइंट के बाद ये रॉड जो है वो फ्री टू रोटेट, रॉड जो है फ्री टू रोटेट। और यहां पर यदि ये बर्तन में पानी नहीं भरा होता तो क्या होता कि ये रॉड तो जमीन वो दीवार पे आके अटक जाती, लेकिन पानी भरे होने के कारण ये दीवार पे नहीं पहुंची, हवा में ही ऐसे रुक गई। तो आपको इसके बैलेंस के लिए यदि सोचना पड़ेगा तो कैसे सोचोगे, कौन कौन से फोर्स देखोगे? तो यहां होगा कहीं सेंटर ऑफ बायंसी, जहां पर एफ बायंसी एक्ट करेगा। और आप जानते हो रॉड का मिड पॉइंट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पर कौन एक्ट करता है? mg। mg। और यदि आप रॉड को देख रहे हो एट रेस्ट, कंटिन्यूअस रेस्ट, तो यहां टॉर्क किसके किसके बनते दिखेंगे आपको? एक बायंसी का टॉर्क और एक ग्रेविटी का टॉर्क। तो आप क्या कह देंगे? ये टॉर्क जो आप दोनों देख रहे हैं एट इक्विलिब्रियम, अबाउट ओ, टॉर्क बायंसी और ये बराबर हो जाएगा टॉर्क ग्रेविटी।
तो ये इक्वेशन लिखने का तरीका है। तो बायंसी जब लिखोगे ना तो ध्यान रखिए आपको तो लेंथ चाहिए होगा, तो यदि पानी में डूबा हुआ लेंथ y है तो बायंसी हो जाएगा रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a इंटू वाई इंटू रो लिक्विड इंटू जी। और वो एक्ट कहां पर करेगा, ध्यान दीजिएगा, एक्ट कहां करेगा, तो एक्ट करेगा सेंटर ऑफ बायंसी पे, y का हाफ, ज्योमेट्रिकल सेंटर, सेंटर ऑफ बायंसी हो जाएगा y/2। जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को देखेंगे तो क्या कहेंगे, यदि ये L लेंथ का है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए आप कह रहे होगे L/2। हाँ, इसका लेंथ लिया जाए L/2। तो ये कुछ केसेस में ये सेंटर ऑफ बायंसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और सोचो यदि मुझे वो सेंटर ना पता हो जहां पर बाइंड एक्ट करेगा फोर्स, तो हम टॉर्क लिखेंगे कैसे, क्योंकि टॉर्क लिखने के लिए कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो चाहिए ही होता है कि सेंटर ऑफ बायंसी इतना इंपॉर्टेंट। यदि लाइन हमें मिस कर गया, हमने नहीं सोचा, हमें नहीं बताया गया, टॉर्क नहीं लिख पाएंगे। तो जो पार्ट डूबा होता है ना उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ बायंसी। आप जब भी कभी रोटेशन के बारे में सोचोगे तो स्यूडो फोर्सेस का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेंटर ऑफ मास लिया जाता है, mg का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिया जाता है। सर दोनों एक होते हैं, नॉर्मली एक होते हैं, लेकिन बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो ग्रेविटी नीचे ज्यादा एक्ट करेगा पॉइंट्स पे, और अर्थ से जो दूर होंगे पॉइंट वहां कम एक्ट करेगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास से थोड़ा नीचे आ जाता है थ्योरेटिकली। सर फिर से बताना, सेंटर ऑफ मास आपने इमेजिन किया, वो तो पूरा का पूरा चैप्टर, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसे ही मान लेते हैं आज तक की आदत, क्योंकि हम जी का वैल्यू ऑब्जेक्ट के पॉइंट के साथ बदलता नहीं देखते हैं, मान लेते हैं अर्थ के आसपास हर एक जगह एक जैसा। लेकिन जी का आप हाइट के साथ रिलेशन तो जानते हैं, जी डैश इक्वल्स टू जी अपॉन 1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर। तो यदि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा जिसके अलग अलग पॉइंट पे जी अलग अलग बनेगा, तो उस समय हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करेंगे, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास से कुछ नीचे होगा थ्योरेटिकली। और यहाँ सेंटर ऑफ बायंसी की बात कर रहे हैं, वो कहाँ होता है, ये होता है सबमर्ज पार्ट के ज्योमेट्रिकल सेंटर। क्या ये पेज चेंज करूं? नो सर, 1 मिनट। यहाँ एफ बी और एम जी को बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे जो रॉड पे कील लगा होगा बर्तन के बेस में उसका भी फोर्स होगा। तो इसलिए टॉर्क सोच सकते हैं, क्योंकि कील पे जो फोर्स आएगा वो तो उसका टॉर्क बनेगा ही नहीं। बायंसी का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगा, एमजी का क्लॉकवाइज, और फिर भी यदि ये रेस्ट पे है तो नेट टॉर्क 0 कर दो। क्या मैं पेज को चेंज करूं अब? बस सर, हो गया 1 मिनट। हो गया सर। आप यहां एक देखते हैं,
इक्विलिब्रियम एफ बाई सी यदि mg के बराबर हो, या इसी के लिए कहते हैं फ्लोटेशन। तैरता हुआ ऑब्जेक्ट। ये कहते ही आपके दिमाग में तीन आइडिया आता है, स्टेबल, न्यूट्रल, अनस्टेबल। ध्यान दीजिएगा, स्टेबल के लिए एक कंडीशन है। अच्छा, जनरल कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट स्टेबल होता है यदि उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। याद आया ये आप लोगों को? यस। आप खड़े हैं तो बैठना चाहते हैं, बैठे हैं तो लेट गए, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है। तो स्टेबल कब कहते हैं? जब व्हेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट लोअर पोजीशन देन सेंटर ऑफ बायंसी। अच्छा बताओ, न्यूट्रल में क्या होता होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बायंसी आर एट सेम पॉइंट। और अनस्टेबल होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज प्रेजेंट above सेंटर ऑफ बायंसी। क्या ये तीन आइडिया भी सेट हो गया दिमाग में? यस सर। एफ बी और एम जी यदि बराबर होंगे तो वो इक्विलिब्रियम तो है, तैरता तो रहेगा ऑब्जेक्ट। तैरते ऑब्जेक्ट को हल्का सा रोटेट कर दो और यदि वो उलट जाए, अपना ओरिएंटेशन बदल ले, इसका मतलब वो पहले अनस्टेबल था। और उल्टेगा तब जब ऊपर पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर रहा हो, तो जैसे ही रोटेट कर दिया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण तुरंत नीचे शिफ्ट हो लेगा और स्टेबल हो जाएगा। फिर हल्का सा इधर उधर करोगे वो वैसे ही ओरिएंटेड रहेगा। तो आप याद रखिएगा इन तीनों में, स्टेबल और अनस्टेबल में ग्रेविटी बहुत ऊपर, अनस्टेबल ग्रेविटी बहुत नीचे, स्टेबल। और यदि ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायंसी एक ही पॉइंट पे तो कैसे भी घुमा दो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो न्यूट्रल। आप लोगों को कल जो एक क्लास मैंने रखा था 10 से 12, तो उस क्लास को नहीं सोचना है, उसे मैं स्किप कर रहा हूँ। और उसके पीछे लॉजिक है, कुछ टाइम पे आई थिंक तुम लोगों के टेस्ट बेस्ड शेड्यूल रहता है जो हर एक संडे जनरली होता है। ओके ना? परसों